हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो थी वो यूटिलिटी पे फर्स्ट पार्ट था और ये जो वीडियो है यूटिलिटी एनालिसिस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी की समझी थी और इसके साथ अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को समझा था। सेकंड पार्ट में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को समझेंगे। तो चलते हैं आगे की स्लाइड्स में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हिंदी में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो ये नियम क्या कहते हैं, रीड करते हैं। व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that if other things remain unchanged, अन्य बातों के समान रहने पर यह नियम, as consumption increase the marginal utility derived from each additional unit decline। एडिशनल का अपन ने कल क्या मीनिंग लिया था? एडिशनल मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में आप कुछ अपन एडिशनल करते हैं हम लोग, तो एडिशनल क्या होता है? मार्जिनल होता है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलने वाली होगी, जैसे जैसे अपन कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? डिक्लाइन होती चली जाएगी। ये नियम कहता है। क्या कहता है लॉ? कि हम अगर किसी भी कमोडिटी का लगातार कंजम्पशन बढ़ाते चलेंगे एट ए टाइम कंजम्पशन लगातार बढ़ाते चले जाएंगे तो जो उस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी होती है वो डिक्लाइन होती चली जाती है। जैसे कल हमने पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लिया था, आगे भी इसमें भी एग्जाम्पल लेंगे। तो जैसे जैसे अपन कंजम्पशन करते जाते थे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती थी। तो ये नियम कहता है। और इसमें जो अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज है, उसके अंदर ऐसा है कि एट ए टाइम कंजम्पशन करना चाहिए। जैसे इसमें काफ़ी चीज़ें हैं अदर थिंग्स में, एट ए टाइम नहीं करेगा। अगर उसने एक पिज़्ज़ा की स्लाइस सुबह खाई हो, और फिर उसी समय दूसरी खाई हो, तो दूसरी से जो यूनिट से मिलेगी वो समझो कि पहले से 10 मिली है और दूसरी से 8 मिली है। लेकिन वो थर्ड स्लाइस है वो गैप लेके और नाइट में उसको कंज्यूम करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? हो सकता है उसको 8 से ज़्यादा मिले, क्योंकि नाइट तक तो उसको वापस भूख लग गई होगी। पहले उसने मॉर्निंग में लिया था, अब नाइट में डिनर में ले रहा है। हो सकता है उसको यूटिलिटी जो एडिशनल जो यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी जो उससे थर्ड स्लाइस से मिलने वाली है वो ज़्यादा रहे। और टाइम के अलावा इसके अंदर फैशन हो, उसका इंटरेस्ट हो। फैशन और इंटरेस्ट से मीनिंग है कि ना, जैसे कोई फैशन के बारे में या कोई ब्रांड के बारे में अपन बहुत ज़्यादा उसको लाइक करते हैं, तो जैसे कोई भी ब्रांड ले लेते हैं अपन, जीन्स की बात कर लेते हैं। जीन्स जो आप लोग पहनते हो, तो आपको ली कूपर का जो ब्रांड है वो बहुत पसंद है, तो आप जो पहली जीन्स खरीदोगे उससे आपको 100 यूटिलिटी मिल रही है। और आप जीन्स के इतने शौकीन हो, ब्रांड को इतना पसंद करते हो सकता है आप जब उसकी दूसरी यूनिट लेंगे तो भी आपको उतनी कितनी यूटिलिटी मिले, क्योंकि आप उस ब्रांड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और भी है कि उसका इंटरेस्ट हो, कस्टम हो, ऐसे कुछ अदर थिंग्स है जो अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा? या फिर प्राइस चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, टाइमिंग वगैरह, ये अदर थिंग्स है। ये सब अनचेंज रहेंगे तो ये लॉ काम करेगा। हर लॉ की कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होती है, तो वैसे भी इसी लॉ की भी ये एक्सेप्शन है कि ये चीज़ें टाइमिंग, कस्टम, फैशंस, इंटरेस्ट अनचेंज रहना चाहिए, नहीं तो ये नियम फेल हो जाएगा। आगे इस नियम को और समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी में डिक्रीज इनटू नेगेटिव यूटिलिटी, ये भी हमने कल समझा ही था कि ये नेगेटिव में भी जा सकती है। जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते चले जाते हैं तो वो पहले तो क्या होता है? पॉजिटिव यूटिलिटी मिलती रहती है, फिर पॉजिटिव के बाद एक समय ऐसा आता है कि हम कंजम्पशन जब करते हैं तो उससे यूटिलिटी 0 मिलती है, और 0 के बाद भी हम उसको कंज्यूम करना चालू रखते हैं तो नेगेटिव यूटिलिटी भी मिल सकती है। आगे रीड करते हैं। as it may become entirely unfavorable to consume another unit of any product, अपने लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए, जैसे अपने को
अपन ने कल पिज़्ज़ा का लिया था, अब अपने को बिल्कुल ही भूख नहीं है, उसके बाद भी अपन खाते चले जाए, तो हो सकता है अपने को अपना जो सेटिस्फेक्शन मिला उसमें कमी होने लग जाए, ठीक है ना। Therefore, the first unit of consumption of any product is typically highest, with every unit of consumption to follow holding less and less utility. यही बात है, वही सेम ही बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो यूटिलिटी मिलने वाली कम होती चली जाएगी. कंज्यूमर हैंडल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग न्यूमेरियस क्वांटिटीज ऑफ न्यूमेरियस गुड. ठीक है, नंबर में गुड्स लेता रहेगा, मतलब यूनिट्स जो होती है वो एकदम बराबर होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि यूनिट्स इतनी छोटी हो या बड़ी हो, तो उससे क्या होगा कि अपन मेज़र नहीं कर पाएंगे. हो एक बार तो हो सके अपन पूरा पिज़्ज़ा ले ले, दूसरी बार उसकी स्लाइस ले ले, या ऐसे मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए. जो पहली दूसरी तीसरी सेम होगी तो ही उसको अच्छे से हम मेज़र कर पाएंगे. अब लॉ आगे पढ़ते हैं. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी डायरेक्टली रिलेट टू कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग प्राइस. अब देखो इस लॉ का क्या इस लॉ का यूज़ क्या है. इसका लॉ का यही यूज़ है कि ना प्राइस डिसाइड करने में भी ये हेल्पफुल है. जैसे पहले यूनिट की कंज्यूमर क्या प्राइस देना चाहेगा, प्रोड्यूसर को पता होगा ना कि इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, और सेकंड अगर उससे सोल्ड करनी है तो उसको कितनी प्राइस घटानी पड़ेगी प्रोड्यूसर को या सेलर को. तो ये उसे पता चल जाता है कि उसकी यूटिलिटी क्या है. अगर यूटिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट से भी कम हो जाएगी तो उसको सेल नहीं करेगा, और अगर कॉस्ट के ऊपर है तो उसको सेल करेगा सेकेंड यूनिट भी. एज द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज एज इट कंजम्पशन इंक्रीज. वही बात है, कंज्यूमर आर विलिंग टू पे स्मॉलर रुपीज़ अमाउंट फॉर मोर ऑफ द प्रोडक्ट. ये मैंने कहा था कि अब वो ज़्यादा पे नहीं करेगा क्योंकि उसकी यूटिलिटी अब जो नेक्स्ट यूनिट से जैसे जैसे होगी तो यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, तो वो आगे से आगे यूनिट्स के लिए कम पे करेगा. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. एज्यूम एन इंडिविजुअल पे 100 रुपीज़ फॉर ए वैक्यूम क्लीनर. एक वैक्यूम क्लीनर लेता है, उसके लिए 100 रुपीज़ पे करता है फर्स्ट के लिए, बिकॉज ही हैज़ लिटिल वैल्यू फॉर ए सेकेंड वैक्यूम क्लीनर. द सेम इंडिविजुअल इज विलिंग टू पे ओनली ₹20 फॉर ए सेकेंड वैक्यूम क्लीनर. देखो वैक्यूम क्लीनर क्या है, साफ सफाई का काम आता है. अगर अपने पास एट ए टाइम एक है तो एक साथ दो तो कोई ख़रीदता नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा कि एकदम से वो बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे करना चाहेगा. रीज़न क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती है वो एट ए टाइम एक ही नीड होती है. घर में एक वैक्यूम क्लीनर है तो वो पूरे घर में काम आ जाएगा साफ़ सफाई के लिए. एट ए टाइम दो खरीद के क्या करेंगे, तो इसलिए अगर कोई दूसरा उसको लेने की बोलेगा तो वो बहुत ज़्यादा कम पे करेगा. अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेते हैं. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे अपन. द लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट ए कंपनी प्राइसिंग बिकॉज प्राइस चार्ज ऑन एन आइटम मस्ट करस्पॉन्डेंट टू कंज्यूमर मार्जिनल यूटिलिटी एंड विलिंगनेस टू कंज्यूम और यूटिलाइज द गुड्स. ये मैंने आपको बता ही दिया था. प्रोड्यूसर मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से उससे प्राइस लेना चाहेगा. मार्जिनल यूटिलिटी जितना तो वो कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी रहेगा ही, क्योंकि उससे मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिल रही है. उससे नीचे वो पे नहीं करना चाहेगा. अब प्रोड्यूसर देख लेगा अगर यहाँ पे इसकी कॉस्ट इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी के तो वो नहीं सेल करेगा. उसे कुछ ना कुछ कॉस्ट प्लस होगा तभी वो सेल करेगा. ठीक है ना. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. वही मैंने पिज़्ज़ा का बताया. पिज़्ज़ा का एग्जांपल लेके पहले स्लाइस के लिए वो 20 रुपीज़ देगा. ठीक है, और क्योंकि वो हंग्री है तो वो डिसाइड करेगा 5 स्लाइस उसने पहले एडवांस में ले ली है. आफ्टर डूइंग सो द इंडिविजुअल कंज्यूम फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा एंड गेन ए सर्टेन पॉजिटिव यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग द फूड बिकॉज द इंडिविजुअल वॉज हंग्री एंड दिस इज द फर्स्ट फूड ही कंज्यूम. द फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा हैज़ ए हाई बेनिफिट. अपॉन कंज्यूमिंग सेकेंड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा द इंडिविजुअल्स एपेटाइट इज बिकमिंग सेटिस्फाइड. जब उसने 2 को कंज्यूम कर लिया तो क्या होगा, वो कुछ सेटिस्फाइड फील करेगा, उसकी भूख कुछ शांत हो जाएगी. अब वो इतना हंग्री नहीं है. तो अब जैसे जैसे वो आगे कंजम्पशन बढ़ाता चला जाएगा तो उसकी डिक्रीज होती जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी. जो एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी. अब एक समय ऐसा आएगा कि अब उसको उसकी हंगर पूरी तरह सेटिस्फाइड हो चुकी है. अब वो कंज्यूम करेगा
तो उसको कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, और उसके बाद अगर उसने उस यूनिट को कंज्यूम करने के बाद और अगर कंज्यूम करना चालू रखा तो हो सकता है उसको वॉमिट हो जाए, और वॉमिट हो जाएगी तो यूटिलिटी डेफिनेटली नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि वो जो सेटिस्फेक्शन उसको कंज्यूम करने के बाद मिला था 4 स्लाइस करने के बाद या 5 स्लाइस करने के बाद, वो 6 यूनिट्स की और कंज्यूम करने के बाद क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ओके, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी है जो अपनी डे लाइफ में, इन बिजनेस एप्लीकेशन ए कंपनी में बेनिफिट फ्रॉम हैविंग 3 अकाउंटेंट्स, ठीक है, ऑन इट्स स्टाफ। एक कंपनी के पास 3 अकाउंटेंट है, उसके बाद में और अकाउंटेंट की नीड नहीं है, अगर 4th वो और लगा लेता है तो क्या होगा, नेगेटिव भी आ सकता है, और या बहुत कम बेनिफिट है और जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो। ये टेबल वही है, यूटिलिटी देखो मार्ज जो अपन ने फर्स्ट वीडियो में यूज़ की थी वही यूटिलिटी है। इसमें वापस चौथे कॉलम में आ जाओ, आप 4th कॉलम में आ जाओ। इसमें मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट से 10 मिल रही है, सेकंड से 8 मिल रही है, थर्ड से 5 मिल रही है, यहाँ तक तो उसको क्या होता है, पॉजिटिव यूटिलिटी मिल रही है। जैसे अपन ने पिज़्ज़ा की स्लाइस ली थी तो हो सकता है थर्ड यूनिट कंज्यूम करने तक तो उसको पॉजिटिव यूटिलिटी मिलती रहे, और जैसे ही वो 4th यूनिट्स पे आए और उसको यूटिलिटी मिलना बंद हो जाए, और उसके बाद भी अगर वो कंज्यूम करना चालू रखेगा तो उसको नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी। यही डायग्राम है, पहले मार्जिनल यूटिलिटी है जो पॉजिटिव है 4 यूनिट्स कंज्यूम करने तक, ये पॉजिटिव है, और 4th यूनिट से जो 0 मिली है यूटिलिटी उसके बाद कंज्यूम करेगा तो नेगेटिव यूटिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। ओके, इसके बाद हम दूसरा लॉ लेते हैं, यूटिलिटी का या उपयोगिता का दूसरा नियम लेते हैं। यह है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, और इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और हिंदी में यह है समसीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन का नियम। रीड करते हैं इसको। द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी इज अनदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये लॉ भी आप समझने के बाद ये आपके फंडामेंटल के रूप में काम करेगा, और जो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स के लॉज है उनके लिए ये फाउंडेशन का काम करेगा। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हमने बता ही दिया था, और द लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन से ये मीनिंग है कि अपने पास इकोनॉमिक्स में यही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ही यही है कि अपने पास जो सोर्सेज है या रिसोर्सेज है वो तो है लिमिटेड, और अपनी वांट्स या नीड्स जो है वो है अनलिमिटेड। अब जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ये लॉ भी यही बताएगा अपने को जाके, हमको ये लॉ से भी बाद में यही समझ में आएगा कि हमारे पास लिमिटेड है रिसोर्सेज, तो उसका कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन इस लॉ में बताया जाएगा कि कैसे यूटिलाइजेशन करें कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। इसके एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ द फंड वी हैव, मतलब फंड वी हैव से मतलब है कि अपने पास फंड लिमिटेड है। वी केयरफुली अंडरस्टैंड द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच रुपीज़ had we spent. If we find that a rupees spent in one direction has greater utility than in another, we shall go on spending money on the former commodity till the satisfaction derived from the last rupees spent in the two cases is equal. इसका मीनिंग ये है कि जैसे हमने पहले कमोडिटी यूज़ करना शुरू करी, अब उसके जो इक्वल जब दूसरी यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी बराबर इक्वल हो जाएगी। जैसे अपन एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, उससे को कंज्यूम फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट, अब सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, अगर सेकंड कमोडिटी वाई की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो तो हम सेकंड पे शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि ये इक्वल आ गया तो अब हम सेकंड कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे। फिर उसको तब तक कंज्यूम करेंगे जब तक थर्ड कमोडिटी जेड ले लेते हैं, उसकी एडिशनल यूटिलिटी के बराबर फर्स्ट यूनिट की, अगर वाई की एडिशनल यूटिलिटी और एक्स जेड की बराबर आ जाएगी तो हम जेड पे शिफ्ट करेंगे। ऐसा करेंगे, ये लॉ यही बताता है कि हम जो भी कमोडिटी यूज़ करेंगे तो लास्ट रुपीज़ से जो लास्ट यूनिट जो होती है सब जो
लास्ट यूनिट के अंतर्गत जो हम लोगों को यूटिलिटी मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, वो सबकी वैल्यू सेम हो जानी चाहिए, तो हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर पहुंच सकते हैं। आगे रीड करते हैं। इन अदर वर्ड, वी सब्सटीट्यूशन सम यूनिट फ्रॉम द कमोडिटी ऑफ ग्रेटर यूटिलिटी टू सम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ऑफ लेस यूटिलिटी। मतलब एक्स से हमको ज़्यादा मिल रही थी, लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी वाई से सेम हो गई तो हम वाई पे शिफ्ट कर जाएंगे। द रिजल्ट ऑफ दिस सब्सटीट्यूशन विल बी दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फॉर्मर विल फॉल एंड दैट ऑफ द लेटर विल रेज टिल द टू और थर्ड जितने भी अपन कमोडिटी कंज्यूम करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी आर इक्वलाइज्ड। दैट is why the law is also called the law of substitution or law of equi marginal utility. x, y और z जैसे 3 या 2 x या y हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी भी हम कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी, उनमें हम तब तक सब्सटीट्यूट होते रहेंगे जब तक उन लास्ट यूनिट से मिलने वाली जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो x, y, z तीनों की जो लास्ट यूनिट जो हम कंज्यूम करते हैं उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे पहुंच जाएंगे। इक्वी मार्जिनल मतलब इक्वल हो जानी चाहिए। और सब्सटीट्यूशन मतलब सब्सटीट्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम एक से दूसरे पे शिफ्ट करते रहते हैं जब तक कि इक्वी मार्जिनल नहीं आ जाए। न्यूमेरिकल समझेंगे तो ये अच्छा समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का, इससे हम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज एप्पल एंड ऑरेंज आर टू कमोडिटीज टू बी परचेज्ड। अब हमारे पास दो है जो हम दो परचेज कर रहे हैं, दो को कंज्यूम करेंगे। एक एप्पल है कमोडिटी, एक ऑरेंज है। सपोज फर्दर दैट वी हैव गॉट 7 रुपीज़ टू स्पेंड। अपने पास क्या है, रिसोर्सेज क्या है, 7 रुपीज़, लिमिटेड है। अब उसका कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ये लॉ यही बताएगा कि कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे पहुंचा जा सके। ठीक है, आगे रीड करते हैं। लेट अस स्पेंड 3 रुपीज़ ऑन ऑरेंज एंड 4 रुपीज़ ऑन एप्पल। अभी ये क्या कर रहा है, इसके पास 7 रुपीज़ है, उसमें से 3 रुपीज़ तो ऑरेंज पे और 4 रुपीज़ एप्पल पे स्पेंड कर रहा है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। व्हाट इज रिजल्ट? द यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ ऑरेंज इज 6, दैट इज फोर्थ यूनिट ऑफ एप्पल इज 2। टेबल पे चलते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। टेबल पे अब देखो, ऑरेंज पे कितना कर रहा है, 3 रुपीज़, 10, 8 और 6, ये 3 रुपीज़ से मिल जाएगा। और 4 रुपीज़ का एप्पल पे कर रहा है, 8, 6, 4 और 2, ये 4 रुपये हो गए। और ये 3 रुपीज़ यहाँ पे स्पेंड, यहाँ पे यूज़ कर रहा है, और 4 रुपीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा है, टोटल 7 रुपीज़ हो गए। अब वापस लास्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। तो लास्ट में ये कॉम्बिनेशन था 3 रुपीज़ ऑरेंज पे और 4 रुपीज़ एप्पल पे। और फर्स्ट थर्ड यूनिट ऑरेंज से 6 थी एंड दैट इज़ द फोर्थ यूनिट ऑफ एप्पल इज़ 2। तो ये लॉ तो ये नहीं बोलता है, लॉ तो ये बोलता है कि इक्वल हो जानी चाहिए। अब इस केस में अपने को कितनी यूटिलिटी मिल रही है, वापस पीछे चलते हैं। 8, 10, 6, 18 एंड 6, 24 ऑरेंजेस से मिल रही है, और 8 एंड 6, 14, 14 और 4, 18, 18 और 24 अपने को 44 मिल रही है। 44 मिल रही है जब हम ऑरेंज पे 3 रुपीज़ और एप्पल पे 4 रुपीज़। ठीक है, अब अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग चले, लॉ के अकॉर्डिंग हम सब्सटीट्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि ना मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है वो इक्वल नहीं है। एज पर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज इज हायर, वी शुड बाई मोर ऑफ द ऑरेंजेस एंड लेस ऑफ एप्पल। अब एप्पल्स पे कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एप्पल्स की कम है और इक्वल भी नहीं है। अभी तक तो लॉ का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बैठा नहीं है। तो कॉम्बिनेशन लॉ के अकॉर्डिंग में रहता है, और लॉ के विदाउट लॉ इसमें कितना मिल रहा था, 44। लेट अस सब्स्टिट्यूट 1 ऑरेंज फॉर 1 एप्पल सो दैट वी हैव बाई 4 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स। अब क्या करेंगे, लॉ के अकॉर्डिंग
₹1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके अंदर, ऑरेंज के अंदर, और एप्पल में कम कर देंगे। नाउ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स इज द सेम, दैट इज 4। ये देखो, अब ₹4 अगर मैं ऑरेंज पे अपन एक्सपेंसेज कर रहे हैं तो 4 यूनिट से 4 मिल रहा है, और इसमें 3 एप्पल में अब ₹3 ही कर रहे हैं, तो लास्ट यूनिट से कितना मिल रहा है, 4। तो अपने इक्वल हो गया ना, ये 4 और ये भी 4, दोनों में इक्वल हो गया। ठीक है, अब इस इक्वल करने से अपने पास क्या हुआ, एक से अपने को मिलने वाली यूटिलिटी कितनी होगी, 28, और एप्पल से 18, दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो कितना हो गया, 46। अब अपने को हाईएस्ट मिल रही है। इसके अलावा आप लोग कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे ₹7 से इन दोनों कमोडिटी की यूटिलिटी का, तो इससे कम ही आएगा। ये जो कॉम्बिनेशन बना इससे अपन हम लोगों को हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अब हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, ₹4 तो ऑरेंज पे करेंगे और ₹3 एप्पल पे, जो इस लॉ की जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सारे पूरे भी हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट यूनिट से जो यूटिलिटी मिल रही है वो इक्वल है। ठीक है, ये टेबल आपको मैंने बताई दी थी, इसमें भी यही है कि ऑरेंजेस को अपन कंज्यूम करते चले जा रहे हैं तो 6 यूनिट्स पे क्या होगा, यूटिलिटी 0 हो जाएगी, फिर भी कंज्यूम करेंगे नेगेटिव आने लग जाएगी। ऐसे ही एप्पल्स में 5 यूनिट्स पे 0 है, फिर नेगेटिव आने लग जाएगी। अपने पास ₹7 लिमिटेड थे, जो अपन ने इस तरह से यूज़ किया कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे पहुंच गए कि, और दोनों जो कमोडिटी थी उनसे जो लास्ट रुपीज़ की जो यूनिट्स अपन एक्सपेंसेज कर रहे थे वो उनसे मिलने वाली यूटिलिटी भी इक्वल हो गई। अब डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। डायग्राम में आप सीधे डायग्राम में आ जाओ, इसको बाद में अपन रीड कर लेंगे हम लोग। अभी क्या कर रहे हैं कि ये लास्ट यूनिट इन्होंने लिया है, पहला जो डायग्राम है उसके अंदर OM लिया है, लास्ट यूनिट क्या है, OM। अब एक्स कमोडिटी है एक, ये है एप्पल की एक को हम लोग एप्पल मान लेते हैं। तो फर्स्ट ये जो डायग्राम है उसमें OM कितनी मनी यूज़ कर रहा है, लास्ट यूनिट OM से कितनी मिल रही है, लास्ट यूनिट से अपने को यूटिलिटी मिल रही है जो PM मिल रही है। अब हम लोग अगर, और इसमें जो दूसरी कमोडिटी में भी OM1 कर रहे हैं, इससे P1 और PM अपने को यूटिलिटी मिल रही। अगर अब इसके अंदर सेकंड डायग्राम के अंदर हम यहाँ से ₹1 की यूनिट्स को हम यहाँ शिफ्ट करें तो ये क्या होगा, लॉस कितना होगा यूटिलिटी का, N1, M1, P1 और L, ये जो आपको दिख रहा है लाइनिंग की भी क्रॉस लाइनिंग, ये यूटिलिटी का लॉस होगा। और गेन कितना होगा, यहाँ से OM से बढ़ के हम, अब इसमें तो M1 से N1 पीछे की तरफ चले तो इसमें आगे की तरफ चलेंगे। जो यूनिट थी वो MN यूनिट जो थी वो इसमें बढ़ाई, तो इसमें जो गेन होगा यूटिलिटी का वो क्या होगा, ये जो एरिया ना MNEP। अब आप लोग ही देखो, जो बेनिफिट हो रहा है वो तो कितना, गेन तो कितना हो रहा है, ये एरिया है, और जो लॉस हो रहा है वो एरिया ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम कॉम्बिनेशन से बिल्कुल आगे पीछे होंगे तो हमको लॉस होगा, और अगर लास्ट यूनिट की दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी अगर इक्वल हुई, जैसे इस पहले जो अपना कॉम्बिनेशन क्या था OM में क्या मिली थी यूटिलिटी लास्ट यूनिट से PM, और इसमें भी O और M1 यूज़ कर रहे थे तो उससे यूटिलिटी कितनी मिल रही थी, P1 M1, ये दोनों इक्वल थी, इक्वल में हम ज़्यादा बेनिफिट ले रहे थे, और उससे कुछ भी चेंज किया तो लॉस ज़्यादा होगा और गेन कम होगा। ये जो इसमें लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर, जो इसका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ₹7 है, और वही है अगर हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें तो लॉस होगा, मैंने आपको समझा दिया है। आगे चलते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की लिमिटेशन हर लॉ की कुछ ना कुछ होती है। अगर वो पहले लेते हैं इग्नोर मतलब इग्नोर ही कर दे बिल्कुल यूटिलिटी को, जैसे मैंने बताया ही था कि उसको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो तो वो क्या करता है, इस लो को, और उसको यूटिलिटी कम भी मिल रही है तो भी वो चलता चला जाएगा। अब सेकंड लेते हैं इन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी को पता ही नहीं है ये, जहाँ वो रैशनल ही नहीं है बिल्कुल। सफिशिएंट मतलब एफिशिएंट उसके अंदर एम्प्लॉई या मैनेजर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कितने अकाउंटेंट चाहिए, कितने सुपरवाइजर चाहिए,
क्या इनका बेनिफिट क्या मिल रहा है अकाउंटेंट का एक्स्ट्रा का, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको पता ही नहीं है, वो इतना एफिशिएंट ही नहीं है कि वो जान सके, तो क्या होगा, वो तो लगा एम्प्लॉय कर लेगा, अब कंपनी को नुकसान होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट पे कंपनी पहुंच नहीं पाएगी। और एक थर्ड है जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, मतलब रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो, अनिल अंबानी हो, सॉरी अनिल अंबानी की तो हालत ख़राब है, मुकेश अंबानी हो, तो मुकेश अंबानी के पैसों की क्या कमी है, अब वो किसी चीज़ को कंज्यूम करना चाहेगा तो वो यूटिलिटी थोड़ी देगा, बिजनेस की बात छोड़ दे, अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए कंज्यूम करेगा तो वो नहीं देखेगा कितनी यूटिलिटी मिल रही है, या वो इतना पर्सनल कंज्यूम के लिए इतना रैशनल नहीं होगा, है तो वो बिजनेसमैन, बिजनेस में ज़रूर वो ये सब चीज़ें देखेगा, लेकिन अगर लिमिटेड इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हो तो वो नहीं देखेगा। फ्री गिफ्ट्स के अंदर भी जैसे इसमें फ्री गिफ्ट्स का भी एग्जांपल लिया होता है, फ्री गिफ्ट तो क्या है, जितने आने दो उसकी कोई कॉस्ट तो है नहीं, तो वो उसके लिए उसकी यूटिलिटी वो पे तो करना नहीं है, तो वो चाहे जितना, थर्ड के अंदर देखो लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ, इन द केस विद द फ्री गिफ्ट्स, इन द केस फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, इन सच केसेस देयर इज नो नीड ऑफ डाइवर्टिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द वन डायरेक्शन टू अनदर। फ्री गिफ्ट्स होगा तो उसके अंदर तो क्या होगा, यूटिलिटी तो पानी की बहुत होती है, अगर फ्री में मिल रहा है तो उसके लिए हमारे को उसकी यूटिलिटी, उसकी कुछ यूटिलिटी नहीं होगी, जिसके लिए पे नहीं करेंगे उसकी यूटिलिटी फ्री में मिल रहा है, तो उसके अंदर ये लॉ काम नहीं करेगा। अगर कस्टम या फैशन हो, फैशन मैंने बता दिया था कि एक ब्रांड हो, ली कूपर हो, वुडलैंड हो, जूते, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आप उसको यूनिट्स को स्टोर करते ही रहेंगे, क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, फैशन के लिए, कस्टमर के लिए, और अगर प्राइस फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही होगी, लास्ट जो पॉइंट है उसमें, प्राइस अगर फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहे तो ये लॉ काम ही नहीं करेगा, कभी प्राइस इतनी है, कभी इतनी हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, कभी 100 रुपये, कभी 70 रुपीज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, तो हो सकता है सेकंड यूनिट्स के लिए, पहले यूनिट्स के लिए 100 दे रहा था, यूटिलिटी 100 मिल रही थी, अब सेकंड से 80 मिल रही है और प्राइस 70 हो गई, तो उसको तो एडिशनल 10 मिल रहा है। पहले तो एक यूनिट से एक मान रहे थे तो 100 से 100 मिल रही थी, लेकिन सेकंड टाइम अगर प्राइस ही चेंज हो गई कमोडिटी की तो 80 भी मिल रही है, तो उसको एडिशनल 10 मिल रहा है और ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, ये लिमिटेशन हो गई। और इसकी इम्पोर्टेंस यूज क्या है कंजम्पशन के अंदर, अब कंजम्पशन में वही है कि एक कोई भी कंजम्पशन हम लोग करेंगे तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार 2-3 कमोडिटी है तो उसको किस प्रकार उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन बिठाए कि सबसे जो लास्ट यूनिट होती है जो कंज्यूम करने की सारी कमोडिटी से वो इक्वल हो जाए, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो पूरा हो जाए, तो हम मैक्सिमम कंजम्पशन से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। प्रोडक्शन से में भी यही है, ये कौन सी, ये इसका उल्टा हो गया कंजम्पशन का प्रोडक्शन का, प्रोड्यूसर को ध्यान पड़ जाता है कि किसको कौन कंज्यूम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कितनी यूनिट बनाई, कितनी डिमांड है, डिमांड कहाँ से डिराइव होती है, यूटिलिटी से, तो यूटिलिटी का उसको कंज्यूमर की यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी का पता चल जाएगा, तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेगा, अगर उसकी यूटिलिटी कम हो गई एक्स गुड्स की तो वो दूसरे पे शिफ्ट कर जाएगा, तो वो उसके हिसाब से अपना प्रोडक्शन फिक्स कर पाएगा। थर्ड है एक्सचेंज। The law also apply in exchange because exchange is nothing but substitution of things with for another. When we sell commodity say sugar, we get money. With this money we buy another commodity say wheat. We have therefore really substitution sugar for wheat. ये सब्सटीट्यूशन है एक पे दूसरे पे जाने का। डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आ जाएगा कि कितना कैपिटल, कितने फैक्टर्स को अपने को काम में लेना है, किसकी कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है, लेबर की कितनी है, लेबर के अलावा और कैपिटल, लैंड, जो भी है फैक्टर्स है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग काम में ले लेगा। जब सबकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी तो वो प्रोडक्शन में मैक्सिमम बेनिफिट होगा। पब्लिक फाइनेंस में भी यही है कि मैक्सिमम वेलफेयर कितना हो रहा है, फिर एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट हो सकते हैं, कितना पैसा लगाना है, कितना पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है, तो ये पब्लिक फाइनेंस है। और इन्फ्लुएंसेस प्राइजेस, अगर कोई चीज़ की स्केर्सिटी या कमी हो जाए तो उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन लेके आ जाना चाहिए। सब्स्टिट्यूट लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, जो कमोडिटी जो स्केयर थी यानी दुर्लभ थी, मिल नहीं रही थी, तो उसका सब्स्टिट्यूट आ जाएगा तो उसकी प्राइस
वापस कम डाउन हो जाएगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट आने के बाद अगर वही है, अगर चाय की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कॉफ़ी उसका सब्स्टिट्यूट है। अपने को एनर्जी के लिए या रिफ्रेश होने के लिए, रिफ्रेशमेंट में क्या चाहिए होती है, टी चाहिए। अब उसकी सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी है। अगर टी की बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हो जाती है तो हम लोग कॉफ़ी को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय।